Hello everyone, welcome to Bond Breakers Entry Test Preparations. As promised, आज हम अपनी बॉन्ड ब्रेकर्स स्पेशल एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का आगाज हम वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर से वर्क के टॉपिक में से करने जा रहे हैं क्योंकि उसकी थियरी भी साथ साथ हम पढ़े हैं तो हम वर्क के चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमडी कैट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस फेमस बुक के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ पास्ट पेपर की तर्ज पे बने हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको इस लेक्चर में थ्योरी को एमसीक्यूज में इंटीग्रेट करना सिखाया जाएगा और उसके साथ साथ आपकी अप्रोच डेवलप की जाएगी जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है एमडी कैट 2017 का। ये यूएचएस का क्वेश्चन है। कहता है कि वर्क डन will be zero if the angle between force and displacement is। आपको आपकी थियरी कहती है W equals to F the cos of theta। सबसे पहले डिस्कस करेंगे cos of zero आपके पास 1 होता है तो जीरो वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरे नंबर पे 270 को स्किप करते हैं और 60 को देखते हैं। 60 भी नहीं हो सकता क्योंकि cos of 60 आपके पास होता है 1/2, ये हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए 270 और 360। 360 के बारे में एक बात याद रखिएगा कि 360 इज इन कोरिस्पॉन्डेंस विद 0 डिग्रीज और 270 इज इन कोरिस्पॉन्डेंस विद 90 डिग्रीज। अब ये कैसे है, इस फिगर को देखिएगा, अपने इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिएगा और इसमें बात नोटिस कीजिएगा कि ये 0 और 360 जो है एक साथ कोरिस्पॉन्डिंग है और कॉज ऑफ 0 और 360 दोनों में आपके पास क्या आता है, 1 आता है। और जबकि 90 और 270 आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग है और आपके पास cos ऑफ 90 आपके पास 0 आता है, cos ऑफ 270 भी आपके पास क्या आता है, 0 आता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर वो क्या है, 270 डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन आपको 0 और 60 का एंगल तो सबको पता होता है कि cos पे क्या आएगा, 270 और 360 डिग्रीज की वैल्यू सिखाने के लिए था और ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि a body travels a displacement of 10 meters by a force of 5 newton if the work done is 25 joule then the angle between F and D is। सबसे पहले आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास फोर्स भी गिवन है 5 न्यूटन और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है कितनी, 10 मीटर। आपने इसमें फाइंड करना है थीटा कितना होगा। अगर आपके पास वर्क डन कितना है 25 जाउल, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है कि वर्क डन कितना है 25 जाउल, फिर आपके पास फोर्स कितनी है 55 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 और फिर कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास 50 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, 50 को किस पे डिवाइड करें तो आपके पास 25 आएगा, वो हमारे पास है 1/2। इसका मतलब है कॉस थीटा 1/2 है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2 थीटा इक्वल्स टू 60। तो इसका आंसर 60 है। अब इसके इजी वे आउट क्या है, इजी वे आउट ये है कि आप इन दोनों को अपने मेंटल मैथ के तौर पे मल्टीप्लाई करें 50 और 10 को, और देखिए 5 और 10 को आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 50 जाउल्स आता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि cos ऑफ 60 होता है 1/2। इन दोनों चीजों को, दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप एक या मैक्सिमम 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपके पास एंगल का क्वेश्चन था और ये आपको हमने दो, एक तो स्टैंडर्ड मेथड से भी दिखा दिया कि किस तरह सॉल्व होता है और दूसरा ये भी बता दिया कि अगर आपको कॉज पे एंगल्स की वैल्यू पता होंगी तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हेन द फोर्स रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी द वर्क डन इज। अब ये ईटा 2017 का क्वेश्चन है। ईटा आपके पास केपीके का टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी थी और अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। When a force retards the motion of a body, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक एग्जांपल में एक कार को ले लेते हैं और हम कहते हैं कि कार आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब यहां पर देख लेते हैं कि एक फोर्स लग रही है जो कि रिटार्ड कर रही है टू द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है। अब रिटार्डेशन का दूसरा मतलब ये भी हो, हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक तरफ है और आपके पास फोर्स दूसरी तरफ है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपके पास क्या है, एंटी पैरेलल। ठीक है,
और जब भी एंटी पैरेलल होती हैं तो एंगल क्या आता है 180 डिग्री, और कॉज ऑफ 180 आपके पास क्या होगा, कॉज ऑफ 180 आपके पास -1 होगा, इसलिए तो वर्क डन आपके पास होगा नेगेटिव। अब कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एक गलती की थी। वो गलती ये की थी कि उन्होंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड और ऑफ एफ एंड डी। तो ये ऑप्शन आपके पास क्यों गलत है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड डी? ये ऑप्शन आपके पास इसलिए गलत है क्योंकि जब भी आपके पास रिटार्डेशन हो रही होती है तो इसका मकसद ये होता है कि दोनों चीजों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से ही डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसेलरेशन का कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा हो तो आपको यह पता होगा कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल क्या होता है, सेम। और जैसे ही आपके पास डिसेलरेशन होने लगती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या हो जाती है, डायरेक्शन ऑपोजिट। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर रिटार्डिंग फोर्स पर भी लगता है व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टिव फोर्सेस। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन की डिस्कशन और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हिडन था और जो थियरी थी आपको इंटीग्रेट करनी आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस क्वेश्चन में आ जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि which of the following types of forces can do no work on the particle on which it acts। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि W0 कौन सी फोर्स करेगी, वर्क डन किस फोर्स के थ्रू 0 होगा। अभी हम पढ़ के आए एक सेकंड पहले कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, हमेशा एंटी पैरेलल होगी, और वर्क डन आपके पास नॉन जीरो तो होगा लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सोच के, ये देख के कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसका ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये बात तो मानते हो। अब वर्क डन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है। अगर तो वो परपेंडिकुलर है तो 0 होगा, अगर तो उसकी डायरेक्शन सेम है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव होगा। मतलब आप तीनों केसेस ले सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स में, W इक्वल टू 0 भी हो सकता है, W पॉजिटिव भी हो सकता है और W नेगेटिव भी हो सकता है। अब आ जाता है इलास्टिक फोर्स। अगर आप लोगों ने कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हो तो आपको ये बात पता होगी कि जो मैस है जब भी आप इसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो एक रेजिस्टिव फोर्स आती है। इस रेजिस्टिव फोर्स का मकसद ये होता है कि ये क्या करे, ये मीन पोजीशन की तरफ खींचे वापस बॉडी को, चाहे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है या नहीं है। इसका मकसद ये होता है कि ये वापस किसकी तरफ खींचे, मीन पोजीशन की तरफ। तो ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आ जाती है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर हम डिटेल में सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पीछे लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं, यहां पर क्वेश्चन में भी इस थ्योरी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, और ये जो बॉडी है ये जो सर्कल में ट्रेवल कर रही है उसको सेंटर को चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मकसद ये होता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे इस बॉडी को थ्रू आउट इट्स मोशन। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, क्या लगता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगी बॉडी की? तो इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या है, अलोंग द रेडियस। तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट में हमेशा एंगल क्या बनता है, 90। तो W इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90, W इक्वल टू एफ डी मल्टीप्लाई बाय 0, W इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, जब भी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन हो, आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स दे देगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज दे देगा, मैथ्स दे देगा, रेडियस दे देगा, टैन थीटा भी दे देगा, कभी कभार रेजिस्टिव फोर्स भी दे देगा, और आपसे वो वर्क डन मांगेगा। जब भी बॉडी आपको सर्कल में ट्रेवल करती हुई नजर आ जाए और आपको समझ आ जाए कि भाई ये जो बाकी चीजें हैं सारी ट्रैप करने के लिए एग्जामिनर ने दी हैं, तो आपने हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स
आपका वर्क डन क्या करना है 0। आगे एक क्वेश्चन आएगा और आप वो क्वेश्चन देख के सोचेंगे कि इसमें शायद हमने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन वो क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चंस की तरह सेंट्रीपिटल फोर्स में वर्क डन 0 का क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये ईटा 2005 का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है आपको एक टाइप की डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर समझाया जाए। A 2 kg object is moving with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, mass भी दे दिया और velocity भी दे दी। A force of 10 Newton is applied in the direction of the motion of the object and then removed after the object has moved 5 मीटर। Work done by the object is। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उस पर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूं और वो डिस्प्लेस हो जाता है कितना, 5 मीटर। W इक्वल टू एफ एस अगर मैं यहां पर लगाऊं तो ये आपके पास आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50 जाओ, तो इसका आंसर है 50 जाओ। अब यहां पर आपको कुछ क्या दिए गए हैं, डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स दिए गए हैं। डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि आपको सही फॉर्मूला पुट करने से रोकने वाले फैक्टर्स होते हैं ना, क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज होती है, वो आपके पास होते हैं डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का मास भी दिया है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी दी है, और भी बहुत सारी चीजें दी हैं कि ऑब्जेक्ट हैज रिमूव्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज रिमूव्ड 5 मीटर। तो ये सारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स देने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो राइट फॉर्मूला तक ना पहुंच सके अपने दिमाग में। अब यहां पर कुछ लड़के इस तरह की गलती करते हैं कि आपके पास P इक्वल्स टू एफ पी लगा के आ जाते हैं और यहां पर आंसर तलाश कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हालांकि उसने कैटेगोरिकली आखिर में वर्क डन पूछा गया है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स आपको क्या करते हैं, ट्रूली इन इट्स ओन सेंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास एमडी कैट 2016 का क्वेश्चन है। इसको आराम से कून से देखें और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम इज whirled in a horizontal circle। ये मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, 1 ग्राम, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और 0.5 मीटर रेडियस भी दिया है इसका। अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन इज 0। क्यों 0? क्योंकि भाई दोनों चीजें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। तो ये वही सवाल था जो पीछे मैंने थ्योरेटिकल सवाल कराया था, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल था और ये पास्ट पेपर में इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इस तरह के मैंने क्वेश्चंस आपके पास डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है, इन लोअरिंग अ बॉक्स स्लोली इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन द स्टूडेंट परफॉर्म्स डैश वर्क। अच्छा, अब ये ना विजुअलाइजेशन का सवाल है। आपको फिजिक्स में कभी कभार विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अब इस विजुअलाइजेशन के सवाल में वो ये कहता है कि आपके पास एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये जो डब्बा है इसको उठा के नीचे रखने की कोशिश कर रहा है। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इस बॉक्स का वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये फैक्टर, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट स्लोली दे दिया गया है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट इसको रेजिस्ट करते हुए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि नेट फोर्स या अप्लाइड फोर्स आपके पास क्या है, ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, नीचे की तरफ है। और ये जो एफ और एस के बीच में एंगल है ना, ये आपके पास क्या है, 180 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। इमेजिन करो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इसको स्लोली नीचे रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अगर तो इसका वेट मेरी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होता तो ये नीचे गिर जाता, ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ है और नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ। दोनों आपस में क्या है, एंटी पैरेलल, और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। इसलिए स्टूडेंट परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए दिया है और ये एमडी कैट में भी पूछा गया है 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर वर्क।
आप ये सारे ऑप्शंस देखें, +100, -100, -1000, +200। तो इसका करेक्ट आंसर है -1000। अब ये जो प्लस माइनस है ना यार, आपको पता है ना वर्क जो है वो एफ और एस से मिलके बना है, और ये दोनों वेक्टर्स हैं। इन दोनों का पैरेलल होना या इन दोनों का एंटी पैरेलल होना आपके पास ये प्लस और माइनस के साइन शो करते हैं। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल होना या एंटी पैरेलल होना प्लस और माइनस के साइन शो करते हैं। तो आपने क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 1000, तो ऑप्शन है सी। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुछ बच्चे यहां पर ए ऑप्शन करके आए थे +100, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये -1000 तो छोटी वैल्यू है। तो किसी भी ऐसी क्वांटिटी में जो दो वेक्टर से जुड़ के बनी है, उसमें ये प्लस या माइनस आपको मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं शो करते, आपके डायरेक्शन को शो करते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन क्या है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला था। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन वाला क्वेश्चन। ठीक है, 100 kg man runs uphill through a height of 4 meters in 2 seconds। ठीक है, 4 मीटर in 2 seconds, how much work does he do against gravitational force? तो सिंपल सी बात है, यहां पर फोर्स आपके पास क्या होगा, W इक्वल टू mg, मैस कितना है 1000, g कितना है 10, और ये F आ गया आपके पास। ठीक है, सो फोर्स आपके पास आ गई जी 1000 न्यूटन। अब आपके पास कितना मीटर चला है, 4 मीटर, तो ये हो गया 4, तो 4000 के करीब की कोई वैल्यू होगी। हाँ, ये 3920, अप्रोक्सीमेटली 4000। अब ये 3920 इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पर 10 लिया, यहाँ पर हमने 9.8 लेना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि 100 kg मैन जो है वो अपहिल जा रहा था। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर टाइम बीच में डाला हुआ था इन्होंने। हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? तो वो क्या कर रहा था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो आपके पास उसका मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट गिवन जो थी mgh करके हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। आप इसको कह दो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। ठीक है, फिर आप क्या करो, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 3920 है। दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा। अब जो है ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मैंने एक और नया कॉन्सेप्ट देने के लिए कराया है, और इससे आपको काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा वर्क के बारे में। A 4 kg box is pulled along a rough surface। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रफ सरफेस, for a distance of 10 meters। The applied force is 20 Newton and the frictional force is 5 Newton। Calculate the work done। जब मैं यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला करा रहा था, मैंने आपको कहा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जो फोर्स थी वो क्या थी, नेट फोर्स। अब जब आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास एक रफ सरफेस है, जब वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक रफ सरफेस है, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगी, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। अब ये जो फ्रिक्शन है ये क्या करता है, नेट फोर्स को कम करता है। कैसे करता है, पीछे दिया भी गया है क्वेश्चन में। कहता है कि द अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या होगा आपके पास, नेट फोर्स होगा अप्लाइड माइनस फ्रिक्शनल। ठीक है, फ्रिक्शनल नेट इक्वल्स टू 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 न्यूटन आ जाएगा। अब इस 15 न्यूटन को हम इस 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 जब। ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। तो आपसे आपको इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज मिली सीखने के लिए कि क्वेश्चन में आपने ये लाजमी देखना है कि वर्क डन फाइंड करने के लिए दे रहा है इन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस
या इन अ रफ सरफेस। जब भी रफ सरफेस होगा तो आपने क्या करना है, आपने रफ सरफेस की फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाइड फोर्स से माइनस करना है। वो माइनस करने के बाद आपने इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि आपके पास करेक्ट आंसर आ सके। तो ये आपकी एमसीक्यू सीरीज का पहला लेक्चर था और इसमें मैंने मुख्तलिफ जॉनर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की है। अब ये आपके पास पास्ट पेपर सीरीज नहीं थी, ये आपके पास एमसीक्यू सीरीज है। इसमें आपके पास डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज होंगे, पास्ट पेपर्स के भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।